नाज़रीन, यूरोप से इसराइल के लिए साइंटिफिक कट्स और जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उसके सस्पेंड होने की डिटेल्स और तफसीलात सामने आ रही हैं। इसी दरमियान जर्मनी राजी हो गया है फौरी एक्शन लेने के लिए, जो कि जर्मनी सबसे ज्यादा इसमें इनकारी था इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाने के हवाले से। तो जो अंदरूनी प्रेशर आया है जिसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो रिलीजियस लीडर्स का भी है, तो उसके बाद जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई फौरी इकदाम उठाने के लिए राजी है। तो जर्मनी दूसरी बड़ी ताकत है यूरोप की, या कह लें यूरोपीय यूनियन की। फ्रांस और जर्मनी दो बड़ी ताकतें हैं और इनमें आपस में ये एक टकराव भी रहता है कि यूरोपीय यूनियन का असल लीडर कौन है। तो फ्रांस कहता है कि वो है, लेकिन जर्मनी कहता है कि वो है। तो फ्रांस तो ऑलरेडी एक पोजीशन ले चुका है, लेकिन जर्मनी इस बेसब ज्यादा इसराइल की सपोर्ट कर रहा था, अब उसने भी ये ऐलान कर दिया है। इसी दरमियान ईरान जंग के नतीजे में अमेरिका का थार्ड सिस्टम किस तरह से फारिग हुआ है और अमेरिका और इसराइल कैसे ईरानियन मिसाइल्स के सामने ढेर हुए हैं, ये आज मजीद रिपोर्ट सामने आई है। और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उनके एजेंट्स कामयाबी के साथ इसराइल में पेनिट्रेट किए हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है और ईरान ने इसको कंफर्म कर दिया है। इसी दरमियान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तिजारती जंग में, जिसके ताने बाने तमाम दुनिया के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी जुड़ते हैं, गजा के साथ भी जुड़ते हैं, मिडल ईस्ट के साथ भी जुड़ते हैं। तो तिजारती जंग में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की डील हो गई है। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की डील हो गई है, लेकिन इस पर शदीद रद्दमल यूरोप के अंदर से आ रहा है, यूरोपीय यूनियन में से आ रहा है। फ्रांस ने इस डील को यूरोप के लिए डार्क डे जो है वो करार दे दिया है और बाकी कंपनीज और डिफरेंट बाकी मुल्क जो है वो इसके ऊपर शदीद तनकीद का इजहार कर रहे हैं। और यूरोप इस वक्त जो ऑलरेडी डिक्लाइन की तरफ है उसके लिए ये इकोनॉमिक डील, जिसमें मुकम्मल यूरोप को सरेंडर करना पड़ा है, इसे अमेरिका के सामने सरेंडर से तशबीह दी जा रही है। यूरोपीय यूनियन को सरेंडर करना पड़ा है अमेरिका के सामने। इससे यूरोप जो ऑलरेडी एक टफ पोजीशन के अंदर है, उसके मशरक मगरब में जंगें जारी हैं, उसकी सोसाइटी में जो तब्दीली आनी, जो फार राइट खड़ा हो रहा है, जो रेफ्यूजीज का क्राइसिस है, उसमें ये वाली डील और इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो कंपनीज हैं, वो इस डील को सस्टेन नहीं कर सकती हैं। तो इसका असर मिडल ईस्ट की जंग पर क्या पड़ेगा, इसका असर जो है वो ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि यूरोप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, यूरोपियन कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और उसमें यह है कि यूरोपियन कंपनीज पर टैरिफ लगेंगे, लेकिन अमेरिकन कंपनीज जो अपना माल बेचेंगी यूरोप में, उन पर टैरिफ नहीं लगेंगे। तो जाहिर है फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया। ये तो सबजुगेशन है ना, ये अब बिल्कुल एक नई दुनिया हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल नई दुनिया है जिसमें अमेरिका यूरोप को भी एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह ट्रीट कर रहा है और उससे सबजुगेशन, उससे सरेंडर करवा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने, यानी बहुत बड़ा एक शिफ्ट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यूरोपीय यूनियन से एक ऐसी बात मनवाई गई है कि जो यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक बड़े क्राइसिस में है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। कंपटीशन ही नहीं है ना। यूरोपियन कंपनी जो अपना माल बनाएंगी वो अमेरिका में बेचेंगी, टैरिफ देंगी। जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्हें यूरोप में अपना माल बेचने के लिए कोई टैरिफ अदा नहीं करना होगा। तो कंपटीशन तो खत्म हो गया। वो कैसे, वो तो पहले चाइनीज कंपनीज को कंपीट नहीं कर पा रही हैं, तो इधर से अब अमेरिकन कंपनीज, और टैरिफ खत्म हो गया ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसका असर मिडल ईस्ट के ऊपर क्या पड़ेगा और ओवरऑल नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ किस तरह पड़ेगा, और यूरोप को अब मजीद क्या इकदाम उठाने होंगे। और यूरोप जो है वो उसका इत्तेहाद अब अमेरिका के साथ एक तरह से चैलेंज हुआ है ना, यानी वो आपके मफाद में फैसले नहीं कर रहे हैं या म्यूचुअल इंटरेस्ट में फैसले नहीं हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका ताकत के बलबूते के ऊपर यूरोप से भी अपने मफाद में, और वो मफाद भी ऐसा जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जैसे सबजुगेट किया जाता है, तो ये सबजुगेशन यूरोप को करना पड़ी है। अच्छा, अब नाज़रीन पहली बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन जो वो सस्पेंड करने जा रहा है एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसराइल के साथ, जिसमें जो साइंटिफिक कॉपरेशन है इसराइल के साथ वो खत्म किया जाएगा, जिसमें रिसर्च है और फंडिंग है, स्कॉलरशिप्स हैं, यानी वो प्रोग्राम जो इसराइल जो उसकी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी है उसमें इस प्रोग्राम का बहुत ज्यादा किरदार है, तो वो सस्पेंड हो सकता है। यूरोपीय यूनियन कमीशन विल डिस्कस अ प्रपोजल टू पार्शली सस्पेंड इजरायली पार्टिसिपेशन इन यूरोपीय यूनियंस होराइजन रिसर्च प्रोग्राम। रॉयटर्स, यह भी खबर सामने आ रही है कि ये सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरह के जब अमली इकदाम शुरू हो जाएंगे
तो फिर वो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और इजराइल पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। इजराइल के अंदर से फिर इस बात का मजीद एहसास होगा कि वाकईतन वो दुनिया में अब आइसोलेट प्रैक्टिकली हो गए हैं। दुनिया से मुराद सब ज्यादा वेस्ट में, क्योंकि बाकी दुनिया में तो आइसोलेट वो हो ही चुके हैं, लेकिन वेस्ट में भी अब प्रैक्टिकली उन्होंने अबंडन करना जब वो शुरू कर दिया, तो इससे मजीद प्रेशर आएगा। क्योंकि इनके लोग जब वो स्कॉलरशिप पर जाते हैं, इनको जो मराहत मिलती हैं वो जो यूरोपियन या अमेरिकन नेशनल्स हैं उनसे भी ज्यादा मराहत इनको मिलती हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, साथ ही नाज़रीन जर्मनी से खबर यह आई है, जर्मनी कह रहा है इट इज रेडी टू रैंप अप प्रेशर ऑन इजराइल ओवर गाजा, बर्लिन इज विलिंग टू टेक steps to press Israel to alleviate the humanitarian crisis in Gaza. और government is prepared to increase the pressure. We are prepared to take further steps. और अभी कुछ देर में सिक्योरिटी मीटिंग जर्मनी में भी होने जा रही है, यानी एक तो बर्तानिया में मीटिंग हो रही है जो हंगामी उन्होंने बुलाई है, और इसके साथ जर्मनी में भी सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है, और जर्मनी ने यह अनाउंस किया है कि वो फर्दर स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है अगले घंटों में हम कोई बड़ी खबर देखें, यानी यूरोपीय यूनियन एज अ होल ये एग्रीमेंट कैंसिल करने जा रहा है, बर्तानिया की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, जर्मनी की मीटिंग हो रही है, और साथ वहां जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। ओबामा जो है उन्होंने भी सीज फायर का जब मुतालबा किया है, और उन्होंने एक आर्टिकल भी शेयर किया न्यूयॉर्क टाइम का, द वर्ल्ड कैन नॉट स्टैंड बाय विद गाजा अंडर स्टारवेशन, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द वर्ल्ड टू स्टैंड बाय एंड वॉच। ये ओबामा ने शेयर किया है न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल, जिसमें यानी वो ये कह रहे हैं कि जब गजा में इस लेवल की स्टारवेशन हो रही है तो फिर दुनिया खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकती है, ये ओबामा कह रहे हैं। ओबामा ने भी कितने ममालिक के ऊपर जंगें छेड़ी हैं, और फिर लिबिया का जो सारा मामला हुआ वो भी इनके दौर में था, और बशार अल असद के खिलाफ जो सारा सिविल वॉर छिड़वाई गई वो भी इनके दौर में, और अब जानते हैं सारी तारीख। तो ओबामा भी अब ये कह रहे हैं कि अब मजीद खामोशी नहीं, बल्कि ये क्राइसिस जब वो खत्म होना चाहिए, ये ट्रेजेडी और ये जुल्म जब वो खत्म होना चाहिए, ये ओबामा कह रहे हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक और घात लगा दिया है, 3 इजरायली फौजी जब वो मारे गए हैं, कल भी बड़े हमले हुए और अभी जो है उन्होंने अटैक किया है, और वो इसकी वीडियो भी पब्लिश करने जा रहे हैं कुछ देर में। हमास इज एक्सपेक्टेड टू सून पब्लिश द सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट जो खान यूनिस में हुआ है, 3 इजरायली आर्मी फाइटर्स उसमें जब मारे गए ड्यू टू रिजल्ट ऑफ अ टैंक एक्सप्लोजन। टैंक में टैंक को हिट किया गया, उसके धमाके के नतीजे में जो है वो 3 फौजी मारे गए, तो उसकी वीडियो भी हमास जब रिलीज करने जा रही है। जो मिस्र के सदर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि फलस्तीनियों की जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझेंगे, ये मिस्र के सदर ने अनाउंस किया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं कि आपके लिए ये रेड लाइन है, फलाना फलाना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स टू लेट और इट्स टू लिटल। देखिए, जहां से जिस पैटर्न से जो जुल्म होता चला जा रहा है उसका इख्तिताम डिस्प्लेसमेंट ही है, यानी आप फलस्तीनियों को भूख से मार रहे हैं तो वो डिस्प्लेस नहीं होंगे तो और क्या होंगे, अल्टीमेटली तो जो है वो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा जिस तरह से मामला जब जारी है। या फिर आप देखें, आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर आप डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर फलस्तीनी सारे वहीं अंदर ही मारे जाएं तो फिर आपको मसला नहीं है। तो बात यह है कि आप ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, इसमें पहले ही इंटरवीन करने की जरूरत है, वरना इजराइल तो फिर पूरी इस्तेशना के साथ एड रोक के रखे हुए है और डिस्प्लेसमेंट उसका मकसद है अल्टीमेटली। तो इसलिए ये बयान जो है वो काफी नहीं। अब जरा ट्रंप की एक स्टेटमेंट देखिए, वी प्रोवाइडेड लॉट ऑफ मनी टू गाजा एंड नो वन सेड अ वर्ड ऑफ थैंक्स टू अस। ये है आपकी नई दुनिया, ये है आज के नए ह्यूमन राइट्स, ये है आज की इंसानियत, और ये है अगली बेरहम दुनिया का नक्शा। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने गजा को इतनी ज्यादा इमदाद दी है और दुनिया ने हमें एक शुक्रिया का लफ्ज भी नहीं कहा कि हमने गजा के लिए इतना कुछ किया है। तो ये नई दुनिया है, ठीक है ना। इस तरह से दुनिया के मामला चलेंगे, सारी दुनिया कदमों में बैठेगी अमेरिका और इजराइल के, या फिर जब वो इससे निजात हासिल करेगी। इसके अलावा हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे जो है सरेंडर ही डिमांड किया जा रहा है, सबसे सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। तो ये अगली दुनिया का नक्शा है, या फिर दुनिया को निजात हासिल करना होगी। अच्छा, ईरान से मुताल्लिक जो है वो बड़ी अपडेट्स हैं, मगर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती डील हुई है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं, उसको समझना जरूरी है। और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया पर ज़ाहिर है कि आने वाले हैं। अच्छा, मुकम्मल सबजुगेट कर गया यूरोप, सरेंडर कर गया है अमेरिका के सामने,
क्योंकि यूरोपीय यूनियन पर नजरें लगी थी कि क्या वो रेजिस्ट कर सकता है अमेरिका को या नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी ने अमेरिका से तिजारती जंग जीती है तो उसका नाम है चाइना। चाइना दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका से अपनी शरात मनवाई है, बाकी अभी तक कोई नहीं मनवा सका। यूरोपीय यूनियन भी अब फेल हो गया है, सरेंडर कर दिया उसने अमेरिका के सामने। इससे पहले जापान ने कर दिया है, साउथ कोरिया ने अभी फैसला नहीं किया, ब्राजील कह रहे हैं कि हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन जिसने अभी तक मुकम्मल फतह हासिल की है वो चाइना है। तो यूरोपीय यूनियन के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसको यानी फौरी तौर पर तनकीद भी शुरू हो गई। पहले आप देखिए कि डील क्या हुई है। CNN, ट्रम्प टाउट्स द बिगेस्ट डील एवर मेड एज US एंड EU स्केच ट्रेड फ्रेमवर्क, जिसमें 15% टैरिफ जो है वो यूरोपीय यूनियन पर लगेंगे। यूरोपीय यूनियन जो भी चीजें अमेरिका में जाकर बेचेगी उस पर 15% टैरिफ लगेंगे। इसके साथ क्या होगा, यूरोपीय यूनियन को $750 बिलियन 750 बिलियन डॉलर्स की एनर्जी अमेरिका से खरीदनी होगी और इसके साथ 600 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में करनी होगी। इससे पहले जापान ने जो है वो 550 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेगा और एट द डायरेक्शन ऑफ ट्रम्प करेगा और उसका 90% जो प्रॉफिट है वो अमेरिका रखेगा। मुकम्मल सरेंडर करवाया गया, जैसे किसी गुलाम से सरेंडर करवाया जाता है तो ऐसे जापान से सरेंडर करवाया गया और बड़ी मजामत वहां पर हो रही है। और वो देखें ये कंपनीज बैठ जाएंगी, ये फारिग हो जाएंगी कंपनीज, यानी कि ये कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती हैं जो जापान ने डील किया और अब जो यूरोपीय यूनियन डील किया। अब वहां से 700 बिलियन डॉलर्स की एनर्जी खरीदेंगे, 600 बिलियन डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो जो यहां से इन्वेस्टमेंट गई है कुछ 4000 बिलियन डॉलर्स की मिडल ईस्ट से, जापान की देख लें और यूरोपीय यूनियन की देख लें तो ये कोई 5000 बिलियन डॉलर्स है वो बन रहे हैं। तो ये अच्छा, इसके साथ ट्रम्प ने एक और बात की है, मुकम्मल वो ह्यूमिलिएट भी करते हैं साथ साथ। उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारी डील्स हो रही हैं वो अमेरिका के लिए ओपन होंगे और विद जीरो टैरिफ ओपन होंगे, यानी अमेरिकन कंपनीज यूरोपीय यूनियन में, जापान में, बाकी तमाम मालिक में अमेरिकन कंपनीज के लिए जीरो टैरिफ एंड दे आर एग्रीइंग टू परचेज अ वास्ट अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, साथ वो हमारा असलहा भी खरीदेंगे। यानी भुरकस निकल गया ना, देखें चल नहीं सकता है ना मामला, भुरकस निकल गया। असलहा भी अमेरिका से खरीदा जाएगा, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा, साथ हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और जब इधर की कंपनीज हैं वो टैरिफ भी भुगतेंगी। और देखें जब वो इन्वेस्टमेंट करनी है, मिसाल के तौर पे यूरोपीय यूनियन के मालिक ने इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करनी है तो वो कट्स करेंगे और जो सब्सिडीज हैं मुख्तलिफ कंपनीज की खत्म करना पड़ेंगी, तो उनकी प्रोडक्ट्स तो और महंगी होंगी, वो कंपीट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अमेरिकन कंपनी, और इससे फिर मजीद क्या होगा कि अमेरिका में मजीद फैक्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि ट्रम्प का बुनियादी मकसद ही यह है कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको वापस लाया जाए। उस पर एक्सपर्ट्स की राय हम पहले रख चुके हैं कि हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के ऊपर दोबारा अमेरिका को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से आगे निकल चुका है, वो दुनिया की मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी है। लेकिन वो बहरहाल दोबारा ट्रम्प के जहन में कोई चीज है, वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जब वापस लाना चाहता है अमेरिका को। लेकिन इसमें एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड वॉर की भी तैयारी है। देखें मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो मुख्तलिफ ममालिक में हो रही है अमेरिका की, इवन चाइना के अंदर प्लांट्स लगे। तो जब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी तो वर्ल्ड वॉर में यानी कि चाइना तो फिर चीजें बना के नहीं भेजने लगा, ना ही वियतनाम भेजने लगा है, ना कोई दूसरा मुल्क भेजने लगा है, वो सप्लाई कैसे मैनेज करेंगे। तो वो तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अमेरिका में वापस लाना इसलिए भी जरूरी है अगर आलमी जंग लड़नी है तो, वगरना वो सप्लाई कैसे मैनेज करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तनाजुर में भी ये तैयारियां जो है वो जारी हैं, लेकिन वहां के इकोनॉमिस्ट ने इस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को अच्छा डिक्लेयर नहीं किया है। बहरहाल अब वो फौरी क्रिटिसिज्म जो है वो यूरोप के अंदर शुरू हो गया और सबसे बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म फ्रांस से आया। US एंड EU ट्रेड डील ड्रॉज यूरोपीय यूनियन क्रिटिसिज्म ओवर इनइक्वालिटी एंड सबजुगेशन। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया है। ये एक बिल्कुल एक नया आप कह लें कि तारीख यहां से लिखी जा रही है। इनइक्वालिटी है, कोई बराबरी की डील नहीं हुई है और सबजुगेट किया गया है। यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कंडेम कर दिया है इस डील को, calling it a capitulation that impose unfair tariff and weakens Europe's economic position। देखिए कलेक्टिव वेस्ट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है
और कलेक्टिव वेस्ट ही इजराइल की सपोर्ट है। तो यूरोप की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो उससे कमजोर पड़ने वाली है। कंपनीज चीख रही हैं, यूरोपियन ऑफिशियल चीख रहे हैं और रियासतें। फ्रांस डिक्रीज सबमिशन टू यूएस डिमांड्स। इट्स अ डार्क डे व्हेन द अलायंस ऑफ फ्री पीपल रिजॉल्व्स टू सबमिशन। बड़ा ये इंपॉर्टेंट दिन है, यानी वो अपने आप को फ्री वर्ल्ड कहते हैं, इधर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो वो फ्री वर्ल्ड जो है वो आज सबमिशन में जा चुकी है। जबकि जर्मन चांसलर जो है वो उन्होंने थोड़ी सी एहतियात यानी हटो बचो वाला काम करके प्रेज, थोड़ी सी तारीफ भी कर दी, थोड़ी सी तनकीद भी कर दी, लेकिन की जर्मन जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं वॉइस्ड अलार्म, कंसीडरेबल नेगेटिव रेपरकशंस उन्होंने कहा कि आने वाले हैं, और क्रिटिसाइज द हाई टैरिफ लेवल। फ्रांस यूरोपीय यूनियन अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने डील को कहा कि ये अनबैलेंस डील है और डार्क डे है। अच्छा, तो बात यह है कि दो जंगें चल रही हैं, एक यूक्रेन की जंग, एक है मिडिल ईस्ट की जंग। यूरोप की इकॉनमी ऑलरेडी डिफिकल्ट पोजीशन में है, रशिया से सस्ती एनर्जी नहीं खरीद पा रहे, मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से ये और ज्यादा वो मुतासर हुए हैं। उनकी जो इकॉनमी है, उनकी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी ट्रबल में हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी डाउनसाइजिंग कर रही हैं और चाइना उनको कंपीट कर रहा है। ऐसे में उनको सस्ती एनर्जी की जरूरत है, उनको जंगें खत्म करने की जरूरत है। ऊपर से यूक्रेन के हवाले से अमेरिका ने कहा है कि असले हम देंगे लेकिन पैसे यूरोप पे करेगा, तो यूरोप असला भी खरीदेगा यूक्रेन के लिए अमेरिका से, साथ ये टैरिफ भी पे करेगा, साथ इन्वेस्टमेंट भी करेगा। बुरकस निकल गया ना, तो ये सस्टेनेबल ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंग होती है, एक मुल्क हार जाता है तो उससे सरेंडर जो करवाया जाता है उसमें कुछ भी लिखवा लिया जाता है, जैसे जापान से लिखवाया गया, जैसे जर्मनी से लिखवाया गया, तो ये बिल्कुल वही है। जर्मनी से 270 बिलियन डॉलर्स लिखवाए गए थे कि उसने कंपनसेशन में पे करने, और आखिरी किस्त उसने 2010 में पे की। तो ये वो सरेंडर है। जैसे सल्तनत उस्मानिया से लिखवाया गया, तो ये वो सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो यूरोपियन, इसलिए फ्रांस ने इसको डार्क डे जो है वो करार दिया। अच्छा, अब नाज़रीन प्रेशर आने वाला है यूरोप के ऊपर कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, जब हमारे इतने बड़े क्राइसिस हैं तो इसको तो रोको, अननेसेसरी वॉर, क्योंकि यहां से मजीद रेफ्यूजीज आ रहे हैं, और जब रेफ्यूजीज आते हैं तो सबसे पहली जो चीज मुतासर होती है वो इकॉनमी होती है। तो इकॉनमी ऑलरेडी ट्रबल में है, ऊपर से रेफ्यूजीज का सैलाब अफ्रीका से जारी है और मिडिल ईस्ट से मजीद आने वाला है। और जो सीरिया के रेफ्यूजीज हैं वो भी तो यूरोप में बैठे हुए हैं, अगर मजीद जंग छिड़ जाएगी तो वो वापस कैसे आएंगे। तो एक तो ये प्रेशर आने वाला है कि इस अननेसेसरी वॉर को तो रोको। अब हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है, ये इकोनॉमिक डील और यूक्रेन वॉर, उसका क्या करना है। इसमें दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 700 बिलियन डॉलर्स की एनर्जी यूरोप खरीदेगा अमेरिका से। अब बात सुनिए, कितना बड़ा पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूरोप इससे पहले अपना ऑयल और गैस किससे खरीद रहा है? मिडिल ईस्ट से। तो मिडिल ईस्ट को रिप्लेस कर दिया है अमेरिका ने, और यूरोपीय यूनियन जो मिडिल ईस्ट से एनर्जी खरीद रहा था, ऑयल और गैस, वो खरीदेगा अमेरिका से। तो अमेरिका ने क्या किया है कि मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स भी ले ली हैं, और मिडिल ईस्ट की जो मार्केट है यूरोप, उसको भी कैप्चर कर लिया है। भाई ये मामला कैसे चलेगा, मुझे बताइए कि दुनिया की इकोनॉमी तो हिल गई है, ये इतना बड़ा क्राइसिस, यानी जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मार्केट है वो तो यूरोप है, क्योंकि यूरोप इस वक्त रशिया से तो नहीं खरीद रहा, वो मिडिल ईस्ट से खरीद रहा है। तो मिडिल ईस्ट ने इन्वेस्टमेंट्स भी देनी है अमेरिका में, और उनकी जो मार्केट है वो भी अमेरिका ले गया, तो मिडिल ईस्ट वाले किधर जाएंगे। तो ये जो तिजारती जंग है ना, ये सारी दुनिया को इस वक्त हिला चुकी है, और क्राइसिस ना जापान की इकोनॉमी इसको अफोर्ड कर सकती है, ना अब मिडिल ईस्ट के लिए ये नया क्राइसिस की एनर्जी भी अमेरिका देगा उन मुल्कों को। तो मिडिल ईस्ट वाले क्या देंगे? भाई मिडिल ईस्ट क्या बना रहा है? मिडिल ईस्ट में तो कोई रिसर्च टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, वो तो ऑयल के ऊपर बैठे हुए ना, गैस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऑयल और गैस तो वो अमेरिका कह रहा है कि यूरोप को हम देंगे, और इससे पहले ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो जापान को भी देंगे और बाकी मालिक को भी देंगे। और जिसके साथ डील्स हो रही हैं उसमें अभी ये वो बात शामिल कर रहे हैं कि ऑयल और गैस भी हमसे खरीदो। मिडिल ईस्ट वाले किधर जाएंगे? तो ये इंटरलिंक क्राइसिस है, और जो ट्रंप, जाहिर है कि ट्रंप के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैंने सबका सरेंडर करवा दिया है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत आने वाला है। जो हुकूमतें ये कर रही हैं वो अनपॉपुलर हो रही हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन पर चंद घंटों में ही तनकीद शुरू हो गई, जापान के वज़ीर आज़म पर तनकीद शुरू हो गई। तो क्या होने वाला है, एक
जो लीडरशिप है वो अनपॉपुलर होने वाली है, पॉलिटिकल डिवीजन्स बढ़ने जा रही हैं, एक सोसाइटी के लेवल पर क्योस बढ़ने जा रहा है और कंपनीज जो है वो चीख रही हैं। तो इसलिए अमेरिका ने सारी दुनिया को ट्रीट करना शुरू कर दिया है एज आप कह लें कि गुलाम, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने इत्तेहादियों को भी एज अ गुलाम ट्रीट करना शुरू हो गया है। तो इसलिए अब यूरोपीय यूनियन के अंदर से सख्त तरीन रिएक्शन आ रहा है, जिसमें सबसे बढ़कर फ्रांस। और यूरोपीय यूनियन के हवाले से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट हमने कुछ महीने पहले आपके सामने रखी थी, जिसमें ब्लूमबर्ग कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन कोलैप्स की तरफ जा रहा है ड्यू टू इट्स डिवीजन्स एंड ड्यू टू इट्स इकोनॉमी। तो ये तो दोनों चीजें मजीद बढ़ने जा रही हैं। तो ये है कलेक्टिव वेस्ट की सपोर्ट इजराइल के लिए। तो अगर वहां पर ये क्राइसिस खड़ा हो गया तो इजराइल के लिए फिर क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ईरान के हवाले से जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें एक तो वो कह रहे हैं कि थर्ड अमेरिका का फारूक हो गया, इसलिए अमेरिका और इजराइल की दौड़ें लगी, थर्ड शॉर्टेज हुई है। और इजराइल के सिर्फ 12 दिनों के अंदर जो जंग लड़ी गई है, थर्ड का जो ओवरऑल स्टॉक पाइल है 1/4 जो है वो स्टॉक पाइल, यानी जो अमेरिका का ग्लोबल स्टॉक पाइल है 1/4 फारिग हो गया है। और इसमें खबर आ चुकी है 2 दिन कबल के जो थर्ड की बैटरीज आ रही थी सऊदी अरेबिया के लिए, तो अमेरिका ने कहा कि ये हम इजराइल को, आप हमें टाइम दें कि हम ये इजराइल को डिलीवर कर देते हैं और आपको दोबारा भेज देंगे। सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया कि हम ये अपने वाली बैटरीज इजराइल को नहीं देंगे। तो थर्ड का 1/4 स्टॉक पाइल फारिग हो गया है। तो अगर इसका मतलब 1 महीना जंग चलती रहती तो पूरी दुनिया में जो इनकी बैटरीज हैं फारिग थी। तो इसका मतलब ये जंग इनके लिए सस्टेनेबल नहीं है, ये दोबारा भी छेड़ेंगे तो मुंह की खाएंगे सिग्निफिकेंट पोर्शन। और ये बड़े महंगे होते हैं और फौरी बनाया नहीं जा सकते। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान, देखे ना, अभी तक तो वो मुअम्मा है ना भाई, इसराइल ने क्यों सीजफायर किया, इसराइल ने क्यों सीजफायर किया। तो ये वो चीजें हैं कि ईरान की ये असल ताकत थी। और अगर अभी तक जब से इसराइल कायम हुआ है, जिस मुल्क ने इसराइल की फैंटी लगाई है वो एक ही मुल्क है, उस मुल्क का नाम है ईरान। इससे पहले इस तरह की कोई फैंटी कोई भी इसराइल की लगा नहीं सका है जो ईरान ने डैमेज किया। और इसके अलावा ईरान ने कहा है कि अब उन्होंने डिटेल्स दे दी हैं अपने ऑपरेशंस की, कि हमने स्पाइनेज ऑफेंसिव ऑपरेशन किए हैं, यानी हमारे एजेंट्स अंदर दाखिल हुए, हमने स्पाइनेज ऑफेंसिव ऑपरेशंस किए हैं इसराइल के अंदर घुसकर, और रिक्रूट किया इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज से। बहुत बड़ा ऐलान है, इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी उनकी फौज, उनकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेज, उनमें से रिक्रूटमेंट्स की हैं, हम उनके अंदर पेनिट्रेट हुए। वी इन्फिल्ट्रेटेड इजराइल्स न्यूक्लियर इंटेलिजेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर जो इंटेलिजेंस है उसमें हमने इन्फिल्ट्रेशन हासिल की। और ये हमने बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन जंग से पहले हासिल की, जिसकी वजह से हमने अपनी फोर्सेस को प्रिसाइज लोकेशंस दी, बहुत सारे टारगेट्स की, जिसके नतीजे में इनके बहुत सारे टारगेट्स जंग में तबाह हुए। सीक्रेट डिप्लोमेसी के अंदर हम इंगेज हुए और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की विद अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सेंड वार्निंग्स अक्रॉस द रीजन्स कंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान को बहुत सारे ममालिक जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बहुत सारे ममालिक की जो एजेंसीज हैं वो ईरान के साथ कोऑपरेशन कर रही थी। ये आज एक नया इंकशाफ हुआ है, ईरान के साथ बहुत सारे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोऑपरेट कर रही थी और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही थी। और फिर ईरान ने पूरे रीजन में भी वार्निंग मैसेजेस जो वो जारी किए। और हमने जंग के दरमियान मोसाद के 20 एजेंट्स पकड़ लिए हैं, और हमने जो ऑपरेशनल साइट्स थी उनको कामयाबी के साथ हिट किया इसराइल में। और जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री साइट्स वर एक्सपोज्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली थॉर्टेड। तो ये जनाब बहुत बड़ी बात आज ईरान ने ऑपरेशन डिटेल्स बताई हैं। और थाईलैंड और कंबोडिया एग्री टू इमीडिएट सीज फायर आफ्टर डेडली क्लैशेस। मलेशिया ने फिलहाल जब ये सीज फायर करवाया है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, देखते हैं ये सस्टेन करता है या नहीं, लेकिन मलेशिया ने फिलहाल खबर आ रही है कि सीज फायर वहाँ पर करवाया है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।